हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम BHTC 131 की जो इकाई 10 है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 10.3 से स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को। तो हमारा टॉपिक है भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य। ठीक है, तो भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य कैसा था हम उसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। तो देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य में ना एक परिवर्तन लेकर आए थे उस युग में। ठीक है, युगांतकारी परिवर्तन लेकर आए थे और उन्होंने भाषा को शिष्ट और सरल रूप में भी प्रस्तुत किया और इसे ना शिक्षित जो जनता थी उसके साथ उनको इस साहित्य के साथ जोड़ा था। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा से जागरूकता और समाज हित की भावना का प्रचार उस समय हो रहा था। लेकिन जो हिंदी साहित्य था, ठीक है, और वो ना सिर्फ केवल भक्ति और श्रृंगार तक सीमित था। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने बंगला साहित्य से प्रेरणा ली। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हिंदी में नाटक, उपन्यास और गद्य रचनाओं की ना शुरुआत की थी। और उन्होंने साहित्य को जनजीवन और तत्कालीन परिस्थितियों के साथ भी जोड़ा और सामाजिक, देशभक्ति और जो जागरूकता के ना विषयों को भी प्राथमिकता दी थी। ठीक है, उनके जो साहित्य के विषय होते थे वो देश को जो जनता थी देश की उनको जागरूक करने वाले होते थे, देशभक्ति से जुड़े होते थे और समाज से जुड़े हुए उन विषयों पर वो रचनाएं किया करते थे। तो उनके नेतृत्व में लेखकों का एक समूह तैयार हुआ था। ठीक है, और जिसने गद्य और पद्य में आधुनिक विषयों को भी स्थान दिया था। ठीक, तो इसके आगे हम उन लेखकों के जो समूह तैयार हुआ था उनके बारे में भी देखेंगे। उनके मंडल में कौन कौन से लेखक रहे थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य साहित्य की, क्योंकि मानते हैं कि आधुनिक युग में ही गद्य साहित्य की शुरुआत हुई थी और ये जो शुरुआत थी वो भारतेंदु जी ने ही की थी। ठीक है, उन्होंने नाटक लिखने शुरू किए थे, नाटक लेकर आए थे, निबंध थी, गद्य साहित्य में कहानी, उपन्यास। ये जो गद्य साहित्य की जो शुरुआत थी वो मानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया था। तो खड़ी बोली हिंदी में गद्य का विकास किस तरह से हुआ, तो भारतेंदु युग में ना गद्य साहित्य का उभार हुआ था, जबकि इससे पहले की जो साहित्यिक रचनाएं होती थी वो मुख्यतः पद्य में होती थी। मतलब वो कविता के स्वरूप में होती थी। कविता हो गई, दोहे हो गए, है ना, इनके रूप में जो रचनाएं होती थी और इनको पद कहा जाता था। तो भारतेंदु युग में हमें गद्य साहित्य देखने को मिलता है। और ब्रज भाषा में जो गद्य हमें देखने को मिलता है पहले भी, तो ब्रज भाषा में गद्य रचनाएं जो थी वो मुख्यतः कविवृत संग्रह और टीकाओं तक ही सीमित थी। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलती थी। और सामंती व्यवस्था का भी इस समय पतन हुआ था। तो भारतीय सामंती व्यवस्था का पतन हुआ और साहित्यकारों को का जो संरक्षण था वो खत्म होना था। संरक्षण का खत्म होना जो था वो गद्य साहित्य की शुरुआत हुई। ठीक है, साहित्यकार जो राजाओं के आश्रय में रहकर साहित्य की रचना करते थे, राजाओं के लिए किया करते थे। ठीक है, तो जैसे ही अंग्रेजों का शासन आया और धीरे धीरे राजाओं का जो शासन था, ठीक है, उनकी जो सत्ता थी वो उनके हाथों से गई। तो जो उनके आश्रय में रहने वाले कवि हुआ करते थे उनका संरक्षण खत्म हो गया था। ठीक है, तो और उसके बाद वहाँ से उन्होंने जनता के साथ जुड़े और साथ ही में गद्य की शुरुआत होने लगी थी। तो जनजीवन से भी जुड़ाव हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। तो साहित्यकारों पर सामंती व्यवस्था के अनुकूल रचनाएं लिखने का दबाव जो था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, और साहित्य जो था वो जनजीवन से जुड़ने लगा था। जहाँ पर जो साहित्यकार था वो जहाँ पर एक सामंती व्यवस्था के अंदर रहकर ना उन्हीं के लिए सिर्फ उनके अनुकूल ही रचनाएं लिखा करता था, उनके ऊपर एक दबाव रहता था। तो जैसे ही वो सामंती व्यवस्था खत्म हुई उनके ऊपर से, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो उधर से आज़ाद कह सकते हैं, वहाँ से वो आज़ाद हुए और उसके बाद उनका जो साहित्य था वो सामंती व्यवस्था से ना जुड़कर बल्कि वो जनजीवन से, यानी कि जो आम जनता थी उनके साथ जुड़ने लगा था। तो प्रेस का आगमन भी इसी समय में होता है। तो प्रेस के आगमन से साहित्य जो था अब दरबारों में नहीं रहा था, ठीक है, बल्कि जो जन आकांक्षाओं से जुड़ गया था। ठीक है, और नई साहित्यिक विधाओं का भी इसके अंदर विकास होता है, जैसे कि नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास जैसी जो विधाएं थी उनका विकास हुआ, जिनमें गद्य का ना हमें संरचनात्मक ढांचा जो है वो हमें देखने को मिलता है। एक नया स्वरूप हमें गद्य का देखने को मिलता है। और संवेदनाओं और भावबोध का भी विकास होता है इसके अंदर। तो गद्य में साहित्य रचना की तकनीकी दृष्टि से प्रेस के आगमन ने ना इसे संभव बना दिया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नाटक। ये एक गद्य की ही विधा होती है। ठीक है, तो नाटक का परिवर्तन अगर हम प्रवर्तन देखेंगे सबसे पहले, तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जो प्रारंभ है वो नाटकों से हुआ था। ठीक है, सबसे पहले नाटक ही लिखे गए थे गद्य साहित्य के अंदर। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने भी नाटक लिखकर ही शुरुआत की थी गद्य साहित्य की। तो प्रारंभ में जो ब्रज भाषा में नाटक लिखे गए, फिर उसके बाद अनुवाद के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी में भी नाटक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम शुरुआत देखते हैं तो नाटक की लिखने की किस तरह से, तो पहले तो वो ब्रज भाषा में लिखे गए और उसके बाद जो दूसरी अन्य भाषाओं में नाटक होते थे फिर उनका खड़ी बोली हिंदी में
अनुवाद करके नाटक हमें देखने को मिले, जिनका अनुदित जो नाटक होते थे वो देखने को मिले। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान रहा नाटक में, तो बंगला के विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद किया हरिश्चंद्र जी ने। प्रवास नाटक की रचना की थी जो अधूरा रह गया था इनका। ठीक है, और एक मौलिक नाटक था वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती प्रेम योगिनी। ठीक है, और फिर इसके अलावा है विशस्य विषमोषधम, श्री चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। ठीक है, तो और इसके अलावा अन्य भी नाटक थे जो मौलिक नाटक थे। तो इसमें से आपको अगर मैं बोलूँ तो भारत दुर्दशा आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा नाटक है। इसके अलावा एक अंधेर नगरी। ठीक है, ये दो मैंने पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको टाइम मिले, मौका मिले पढ़ने का, तो ज़रूर पढ़ना। बहुत अच्छे नाटक हैं दोनों ही, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, आप पढ़ सकते हैं इनको। इसके अलावा आगे देखेंगे तो अनुवादित नाटक भी हमें देखने को मिलते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए थे। एक तो है पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु आदि। इसके अलावा अन्य नाटक और भी हैं जो जिनका अनुवाद किया इन्होंने नाटक में। ठीक है, अब अन्य नाटककारों का भी योगदान अगर हम देखें तो प्रताप नारायण मिश्र ने भी एक भारत दुर्दशा नाटक लिखा था। ठीक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट के जो नाटक अगर हम देखें तो वो थे पद्मावती, शिशुपाल वध और चंद्रसेन। चौधरी बद्री नारायण जो प्रेमघन हैं, इन्होंने भारत सौभाग्य लिखा, वीरांगना रहस्य लिखा। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास के अगर नाटक देखें तो उन्होंने प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर आदि ये जो नाटक हैं वो लिखे थे। राधा कृष्ण दास के अगर नाटक देखें तो दुखिनी बाला, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, सती प्रताप। ठीक है, ये नाटक इन्होंने लिखे हैं और ये अन्य नाटककार हैं जिनका योगदान हमें देखने को मिलता है नाटक के क्षेत्र में। ठीक है, नाटक विधा के अंदर। आगे अगर हम देखें तो मंचन और लोकप्रियता अगर हम देखें नाटक की, तो भारतेंदु स्वयं नाटकों का मंचन करते थे, लेकिन अभिनयशालाओं की कमी थी और उपन्यास की लोकप्रियता के नाटकों की केंद्रिता को ना प्रभावित किया था। ठीक है, तो जो नाटक होते हैं, आपको पता होगा कि नाटकों का एक मंच के रूप में उसे एक मंच पे प्रस्तुत किया जा सकता है नाटक को। तो भारतेंदु जी जो थे वो स्वयं नाटकों का मंचन भी करते थे, लेकिन अभिनयशालाओं की कमी थी। ठीक है, क्योंकि अभिनय करना होता है नाटक में, तो उसकी कमी होने की वजह से और उपन्यास की लोकप्रियता अधिक थी उस समय पे, लोग ज़्यादातर नाटक की बजाय वो उपन्यास पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे। उसकी वजह से जो नाटक की केंद्रीयता थी ना, ठीक है, वो प्रभावित हुई जिस वजह से। और नाटकों की विशेषताएं अगर हम देखें तो सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और श्रृंगारपरक नाटक जो थे वो रचे गए थे और समाज के जो विभिन्न वर्गों में ना उनकी प्रधान विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया गया था। अलग अलग वर्ग में उनकी प्रधान जो विशेषताएं थी उनके साथ उन नाटकों को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहानी की। तो कथा परंपरा की अगर हम बात करें तो भारत में कथा और आख्यान की लंबी परंपरा रही है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मौखिक कथाओं को लिखित रूप दिया गया। ठीक है, पहली कहानी अगर हम देखें तो कहानी नाम से लिखी गई पहली रचना जो थी इंशा अल्लाह खां की है, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, जो 1803 ईस्वी में लिखी गई थी। इसकी जो शैली थी वो सूफी प्रेमाख्यानों जैसी है, हालांकि ये जो गद्य में लिखी गई थी। तो अगर हम बात करते हैं कहानी की, तो सबसे पहली कहानी कब और किसने लिखी? ठीक है, तो इंशा अल्लाह खां थे, उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी 1803 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो किस शैली में लिखा गया था, ये लिखी तो गद्य में लिखी गई थी, लेकिन जो इसकी शैली थी, लिखने का तरीका जो था वो था जो प्रेमाख्यानों की तरह उन्होंने लिखी थी। ठीक है, जैसे प्रेमाख्यान जो रचनाकार थे वो जो लिखा करते थे जिस शैली में, उसमें लिखी गई थी। और इसके अलावा हम अनुवादित रचनाएं देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज के तत्वावधान में बेताल, पचीसी, प्रेम सागर, राजनीति, नचिकेतोपाख्यान का अनुवाद किया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। और इसके अलावा माधोनल, माधव विलास, नीति कथा, गोरा बादल की बात, सुख सागर, उपदेश कथा जैसी पुस्तकें जो थी वो अनुदित की गई थी। भारतेंदु युग में कथा रचनाएं अगर हम देखें तो पुरानी कथा और या आख्यान शैली की रचनाएं जो थी वो की गई थी उस समय भारतेंदु युग में। तो भारतेंदु युग में जो था आधुनिक कहानी का रूप नहीं था, लेकिन कुछ रचनाएं जैसे कि जमींदार का दृष्टांत जो 1871 में लिखी गई और राजा भोज का सपना 1886 में जो लिखी गई, आधुनिक कहानी से पूर्व रूप की दिशा में मानी जाती है। ठीक है, भारतेंदु के समय के अन्य रचनाएं अगर हम देखें तो वो थी गण सिंधु और धैर्य सिंधु जैसी रचनाएं जो थी हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित हुई थी, जो कि इसका समय काल था 1874 से 75 ईस्वी के बीच में। और वास्तविक कहानी का विकास अगर हम देखें तो हिंदी में कहानी विधा का वास्तविक विकास जो था वो द्विवेदी युग में हुआ था, जहाँ इंदुमती को पहली कहानी के रूप में पहचाना गया। ठीक है,
अब हम बात करेंगे उपन्यास की। तो लोकप्रियता की अगर हम बात करें इसमें उपन्यास की, तो हिंदी उपन्यास की सबसे लोकप्रिय गद्य विधा है, ठीक है, जो न केवल हिंदी भाषियों बल्कि अन्य भाषाओं के लोगों में भी लोकप्रिय हुआ। इसके कारण हिंदी भाषा सीखने की ललक भी बढ़ी थी, ठीक है। उपन्यास के उद्देश्य अगर हम देखें तो मनोरंजन होता है पहला, जिससे कि तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास जैसे लिखे गए थे। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति लोकप्रिय हुए उस समय में, ठीक है, जब ये उपन्यास आए थे चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, तो ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय उपन्यास रहे उस समय काल के। लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। क्यों? क्योंकि ये जादुई तिलस्मी और अय्यारी जैसे उपन्यास थे, इसमें हमें जादू वगैरह जो था वो देखने को मिलता था, ठीक है, इसलिए लोगों को ये ज़्यादा पसंद आए। अन्य उपन्यास अगर हम देखें तो जैसे कि तिलस्मी, शीश महल, कुसुमलता, पुतली महल मनोरंजन के लिए थे ये केवल। और जासूसी उपन्यासों में अगर हम देखें तो गोपाल राम गहमरी के अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश प्रसिद्ध हैं, ठीक है, ये जासूसी उपन्यास थे। सामाजिक संदेश में अगर हम देखें तो सामाजिक उपन्यासों की शुरुआत जो थी वो देवरानी जेठानी की कहानी से हुई थी, जो कि प्रकाशित हुई थी 1870 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें समाज के लिए, समाज से जुड़ी हुई थी, सामाजिक संदेश उसमें एक छुपा हुआ था। तो वो उपन्यास की शुरुआत होती है देवरानी जेठानी की कहानी से, ठीक है, जो 1870 में प्रकाशित हुआ था। प्रमुख लेखक की अगर हम बात करें तो लाला श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि जो है प्रमुख लेखक रहे उपन्यास के अंदर, उपन्यास के क्षेत्र में। और ऐतिहासिक उपन्यास की अगर हम बात करें तो इस युग में ना ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना की गई थी, जिनमें भारतीय इतिहास से कथा वस्तु लेकर कल्पना के साथ एक नया रूप दिया गया था, ठीक है। लेखक की अगर हम इसमें बात करें ऐतिहासिक उपन्यास में तो किशोरी लाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, श्याम सुंदर वैद्य आदि जो है वो लेखक आते हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है मदाल सो पाख्यान और कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा शैली में एक अधूरी रचना लिखी थी इन्होंने, ठीक है। कुछ आप बीती की भारतेंदु की पहली उपन्यासिक कृति माना गया है, और अगर यह पूरी होती तो, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ आप बीती जो है वो रचना ये पूरी नहीं है, ये अधूरी रचना है इनकी। इसके बाद हम देखेंगे भुवनेश्वर मिश्र का। तो इनकी रचना है घराऊ घटना, 1893 में ये प्रकाशित हुई थी। इसके अंदर ना मध्य वर्ग के सामान्य गृहस्थ जीवन का जो है यथार्थ और विश्वसनीय तरीके से चित्रित किया गया है, ठीक है, उनका चित्रण किया गया है गृहस्थ जीवन का, यथार्थ और विश्वसनीय, ठीक है। और दूसरा है बलवंत भूमिहार, जिसका समय रचना और प्रकाशित का जो समय काल है वो है 1896 से 1901। तो जमींदार परिवारों में के संघर्ष की कहानी है इसके अंदर। और ये कहानी जो है, यह जो है उपन्यास यथार्थवादी चित्रण और जटिल चरित्र चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे निबंध की, ठीक है। तो भारतेंदु युग में निबंध की शुरुआत हम देखेंगे कि भारतेंदु युग में ही मानी जाती है निबंध की शुरुआत भी। तो किस तरह से हुई? तो भारतेंदु ने निबंध विधा की शुरुआत की और इसे लोकप्रिय भी बनाया था। 1868 में कविवचन सुधा जो पत्रिका थी, इसका प्रकाशन आरंभ किया, जिससे लेखन में तेजी आई थी, ठीक है। अन्य पत्रिकाओं जैसे हरिश्चंद्र, चंद्रिका और बाला बोधनी ने भी गद्य विधाओं के विकास में मदद की थी। मुख्य विषय अगर हम देखें इसमें तो समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, अतीत के प्रति गौरव और विदेशी शासन के प्रति आक्रोश, ये कुछ मुख्य विषय रहे, ठीक है। और इनको ना मनोरंजन के लिए लिखा गया था, निबंध भी थे। और जैसे कि नाक, कान, भौं, धोखा, बुढ़ापा आदि, ये कुछ मनोरंजन के लिए लिखे गए निबंध थे और ये इनके विषय हैं, ठीक है। नाक, कान, भौं, धोखा, बुढ़ापा आदि, जो उस समय की जिंदा दिल्ली को दर्शाते हैं। भारतेंदु ने समाज सुधार और अतीत के गौरव और शासन के प्रति असंतोष के विषयों पर भी निबंध लिखे थे, जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ पर जातीय संगीत, लेवी प्राण लेवी, ठीक है। प्रमुख निबंधकार की अगर हम बात करें तो वो थे बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की, ठीक है। उनके निबंध जो थे वो समाज, धर्म, संस्कृति, साहित्य आदि विषयों पर थे। विचारात्मक निबंध भी उन्होंने लिखे, जो जैसे कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ठीक है, और चारु चरित्र, प्रतिभा आदि, ठीक है, ये थे विचारात्मक निबंध। भावात्मक निबंध भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल्पना, आंसू। और इसके बाद है विनोदपरक निबंध, जैसे कि अकिल अजीरन रोग, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की। तो इन्होंने व्यंग से पूर्ण निबंधों की रचना की थी, ठीक है। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो भों, होली, धोखा, बुढ़ापा, शैव मूर्ति, विश्वास, ये कुछ इनके निबंधों के नाम हैं। अब इसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त। तो इन्होंने गुप्त निबंधावली के नाम से उनके निबंधों का संग्रह प्रकाशित किया था, ठीक है। इनकी रचनाएं जो थी वो द्विवेदी युग में लिखी गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे समालोचना की। तो परिभाषा अगर हम देखें इसकी, तो समालोचना विधा में किसी रचनाकार की रचना का गुण दोष विवेचन किया जाता है, ठीक है। तो भारतेंदु युग में समालोचना की शुरुआत हुई
और पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका निकाली थी, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की गई थी। ठीक है, और आलोचना में गुण दोष के आधार पर रचना की बारीकी से जांच की गई थी, जिससे पुस्तक समीक्षा की शुरुआत हुई। ठीक है, प्रमुख समालोचनाएं अगर हम देखें तो 1886 ईस्वी में पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की। ठीक है, और 1883 में भारतेंदु ने नाटक शीर्षक के समालोचना पर सैद्धांतिक लेख लिखा था। और 1897 में गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का एक लेख हमें देखने को मिलता है, समालोचना प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये इसका नाम था। साहित्यिक योगदान अगर हम देखें तो शिव सिंह सेंगर का साहित्य इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883 और जॉर्ज ग्रियर्सन का ना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है 1888 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, विकास को अगर हम देखें, विकास की बात करें तो भारतेंदु युग में समालोचना का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। यह विधा जो थी वो द्विवेदी युग में पूरी तरह विकसित हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे है पद्य साहित्य। ठीक है, अभी हमने गद्य साहित्य की बात कर ली, अब हम देखेंगे पद्य साहित्य को। तो इसमें भारतेंदु युग का क्या महत्व रहा, तो यह युग जो था वो पुराने और नए विचारों का संगम था। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन के साथ साथ काव्य रचनाएं भी समाज में चेतना फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। और काव्य में नवीनता हमें देखने को मिलती है, तो रीति काव्य परंपरा से बाहर निकलकर काव्य जो था वो जन सामान्य के बीच पहुंचा था। और भारतेंदु ने काव्य की विषय वस्तु में देश प्रेम, अंग्रेजी द्वारा किए गए जो शोषण थे और आम जनता की जो दीनहीन दशा थी, उनको अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया और उन्हें शामिल किया। ठीक है, तो राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व भी हमें इसमें देखने को मिलता है। तो भारतेंदु ने कभी अंग्रेजों की सराहना की, जैसे ड्यूक ऑफ एडिनबरा के भारत आगमन, ठीक है, 1869 में पर ये कविता लिखी थी उन्होंने। और प्रिंस ऑफ वेल्फ के अस्वस्थ होने पर भी कविता रची थी। और भाषा का संक्रमण अगर हम देखें तो भारतेंदु ने ब्रज भाषा को कविता के लिए उपयुक्त माना और ब्रज भाषा में ही ब्रज भाषा में भी काव्य रचनाएं की थी। और हालांकि अगर हम बाद में देखें तो खड़ी बोली को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, और ब्रज भाषा का प्रभाव जो था वो उसमें अभी भी मौजूद था, मतलब उन्होंने ब्रज भाषा भी में भी कविताएं लिखी और साथ में खड़ी बोली में भी रचनाएं की थी, लेकिन उसमें ब्रज भाषा का कहीं ना कहीं प्रभाव हमें देखने को मिलता था खड़ी बोली में भी। और इसके बाद है महत्वपूर्ण कवि की अगर हम बात करें तो इस युग के जो प्रमुख कवियों की रचनाएं जो थी वो पद साहित्य की विशेषता और संक्रमण को जो स्पष्ट रूप से जो है वो दर्शाती थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इनका जीवन परिचय हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जन्म और शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म था 3 सितंबर को हुआ था 1850 ईस्वी में। ठीक है, परिस्थितियों के कारण क्या था, इनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि इनका ना औपचारिक शिक्षा से ये वंचित रहे, लेकिन स्व अध्ययन इन्होंने किया, जिससे कि इन्होंने संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगला और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ये इन सभी भाषाओं का ज्ञान उन्होंने खुद अध्ययन करके ही प्राप्त किया। ठीक है, और यात्राओं का प्रभाव अगर हम देखें तो यात्राओं ने देश की दशा का ज्ञान दिया और देशभक्ति की भावना भी इनके अंदर विकसित की थी। साहित्य योगदान की अगर हम बात करें तो पत्रिकाओं का प्रकाशन करके हिंदी गद्य विधाओं को आगे बढ़ाया इन्होंने और 238 ग्रंथों की रचना की और हिंदी साहित्य को समृद्ध भी किया। ठीक है, और काव्य रचना की अगर हम बात करें तो काव्य ग्रंथ अगर हम देखें तो 48 प्रबंध काव्य लिखे इन्होंने, 21 अन्य काव्य ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं और सैकड़ों मुक्तक काव्य की रचनाएं की इन्होंने। गजलें रसा नाम से भी से प्रसिद्ध थी इनकी। ठीक है, प्रमुख काव्य रचनाएं इनकी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे भक्त सरवस, प्रेम मालिका, फूलों का गुच्छा, जैन कौतूहल, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, भक्तमाल उत्तरार्ध, वैशाख महात्म्य, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंद, सतसई सिंगार, होली, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी, विनय, प्रेम पचासा, कृष्ण चरित, कार्तिक स्नान, राग संग्रह। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रबंध काव्य रचनाएं अगर हम देखें इनकी तो राजभक्ति काव्य की अगर हम बात करें तो श्री राजकुमार शुभागमन, भारत भिक्षा, भारत वीरथ, विजय वल्लरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक। ठीक है, ये प्रबंध काव्य रचनाएं हैं इनकी। तो भक्ति काव्य में अगर हम देखें तो कृष्ण काव्य प्रबोधनी लिखा है इन्होंने, विविध विषय पर इन्होंने लिखा, जैसे कि चतुरंग वसंत, होली, उर्दू का सियापा, बकरी विलाप, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। काव्य शैली की अगर हम बात करें इनकी तो परंपरा से प्राप्त भक्तिपूर्ण रचनाओं के साथ इन्होंने नवीन प्रवृत्तियों से युक्त रचनाएं भी की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। ठीक है, तो इनका जन्म और परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म जो था वो 1850 ईस्वी में हुआ था गोंडा जिले के दत्तापुर ग्राम में। ठीक है, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकार हैं ये। प्राकृतिक प्रेम अगर हम देखें तो प्रकृति, विशेष रूप से बादलों के विभिन्न रूपों से इनका गहरा प्रेम था। यही कारण था कि इनको ना एक उपनाम दिया प्रेमघन रखा था। ठीक है, इन्होंने अपना नाम ना
इन्होंने अपना एक उपनाम रखा था जो था प्रेमघन। ठीक है। समाज सुधार में अगर हम देखें तो तदीय समाज की तरह इन्होंने संदर्भ सभा और रसिक समाज की स्थापना की थी, जिससे समाज सुधार का कार्य किया जाए। आनंद कादम्बनी और नगरी नीरद पत्रिकाओं का प्रकाशन करके इन्होंने हिंदी साहित्य को भी आगे बढ़ाया। काव्य विषय और रचनाएं अगर हम देखें तो राजभक्ति से संबंधित हमें रचनाएं देखने को मिलती है, जिसके अंदर हम हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई, आर्य अभिनंदन, ये राजभक्ति से संबंधित रचनाएं हैं इनकी। देशभक्ति से जुड़ी हुई अगर हम रचनाएं देखें तो वो है पितर प्रलाप, कलिकाल तर्पण, स्वागत पत्र, आनंद बधाई, कजली, होली। ठीक है। हास्य रचनाएं भी हमें देखने को मिलती है जो हास्य से संबंधित है, हास्य बिंदु, होली की नकल। ठीक है। अब काव्य शैली की अगर हम बात करें तो वो है परंपरागत विषयों से आरंभ करते हुए इन्होंने नवीनता की ओर बढ़ते गए। ये भी भारतेंदु की तरह ही थे कि जो परंपरा थी काव्य की, विषय की, वो उन्होंने परंपरा के साथ ही विषय बढ़े, लेकिन वो नवीनता की तरफ भी आगे बढ़ते गए भारतेंदु जी की तरह। ठीक है। तो राजभक्ति, देशभक्ति, हिंदी प्रेम और हास्य के क्षेत्र में इन्होंने कविताएं लिखी थी। इसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। तो जन्म और शिक्षा को देखें तो जिनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1856 ईस्वी में, कानपुर में हुआ था। ठीक है। स्कूली शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए थे ये, और इन्होंने स्वयं अध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और बंगला भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और प्रेरणा और साहित्य सेवा अगर हम देखें तो भारतेंदु द्वारा जो प्रकाशित कवि वचन सुधा पत्रिका थी, उससे ये प्रेरित होकर ही इन्होंने साहित्य सेवा की ओर प्रवृत्त हुए। ठीक है। और इनकी जो पहली रचना थी वो थी प्रेम पुष्पावली की, जो प्रशंसा थी भारतेंदु जी ने भी की थी। ठीक है। ये इनकी पहली रचना थी, और जिससे उन्हें बल मिला और वे साहित्य की सेवा में और उत्साह से जुट गए थे। पत्रिका अगर हम देखें तो ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने, जैसे कि भारतेंदु और प्रेमघन ने किया था। ठीक है। मुख्य रचनाएं अगर हम देखें तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, आला है ये। ठीक है। और ब्रेडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, ये मुख्य रचनाएं इनकी रही है। काव्य विषय और योगदान अगर हम देखें तो तत्कालीन समाज की ज़रूरतों के अनुसार काव्य रचनाएं की इन्होंने, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए रचनाएं लिखी थी। और अंग्रेजी शासन की जो शोषण नीति के खिलाफ भी आवाज़ उठाई इन्होंने। प्राचीन गौरव का भी वर्णन किया और देशभक्ति के भाव को उजागर किया जनता के अंदर। समाज में चेतना फैलाने वाले विषयों को अपनी रचनाओं में शामिल किया था। इसके बाद है अगले जो रचनाकार हैं वो हैं राधाचरण गोस्वामी। ठीक है। तो जन्म और शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1859 को वृंदावन में। ठीक है। पिता जो थे इनके वो भी कवि थे, और राधाचरण गोस्वामी को साहित्य की प्रेरणा जो थी उनके पिता से ही मिली थी। भारतेंदु से भी इन्हें प्रेरणा मिली थी। तो भारतेंदु द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी उनसे ही उस पत्रिका से ही प्रेरित होकर हिंदी साहित्य की सेवा में ये लग गए थे। भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने, और जिसके माध्यम से हिंदी साहित्य के संवर्धन में योगदान भी दिया था। ठीक है। काव्य रचनाएं अगर हम देखें तो चरण गोस्वामी ने राजभक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं की, लेकिन जो शासक वर्ग की नीति से ये असंतुष्ट होकर शासन की आलोचना भी की थी इन्होंने। ठीक है। और नव चेतना फैलाने के लिए अतीत के गौरव का भी इन्होंने चित्रण किया था। मुख्य रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। ये आप पढ़ लेना खुद से। इसके बाद अगर हम देखें साहित्यिक योगदान तो राजभक्ति और समाज सुधार के लिए रचनाएं की इन्होंने, और व्यंग्य के माध्यम से शासक वर्ग की आलोचना भी की थी। ठीक है। नव चेतना और अतीत के गौरव के चित्रण से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया इन्होंने। इसके बाद आगे है राधा कृष्ण दास। ठीक है। इनका परिचय देखते हैं हम। तो राधा कृष्ण दास जो थे भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। ठीक है। जिन्होंने भारतेंदु के कार्य को आगे बढ़ाया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार की हिंदी विरोधी नीति का भी विरोध किया था, और अदालतों में हिंदी के प्रवेश के लिए प्रयास भी किए। तो काव्य रचनाएं अगर हम देखें इनकी तो राधा कृष्ण दास की काव्य रचनाओं में वे ही विषय शामिल है जिनका प्रचार प्रसार जो था भारतेंदु ने किया था, जैसे कि देशभक्ति और समाज सुधार, और अन्य जो विषय थे उन्हीं का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। मुख्य रचना यहाँ पर दी गई है, ये आप खुद से ही पढ़ लेना। ठीक है। सारी साहित्य में अगर हम इनका योगदान देखें तो राधा कृष्ण दास ने जन जागरण के लिए काव्य रचनाएं की थी, जिनमें समाज सुधार और देशभक्ति के विषय जो थे वो प्रमुख थे। और उनके काव्य का उद्देश्य अगर हम देखें तो उस समय के जो भारतीय समाज को एक नई दिशा देने और परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर नए भारत के निर्माण के लिए उन्होंने जनता को प्रेरित किया था। ठीक है। महत्व अगर हम देखें तो राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु के मार्गदर्शन में भारतीय समाज में सुधार और जागरूकता लाने के लिए महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं की थी, और भारतेंदु युग में उनके योगदान के कारण इस युग का नाम जो था वो भारतेंदु पड़ा था। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ही रखते हैं। आगे की जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।